हेलो एवरी। आज हम लोग करेंगे बहुत ही यूनिक पेपर। और जितने भी पेपर्स रहते हैं यूनिक तो रहते ही हैं, लेकिन ये पेपर काफ़ी एनालिटिकल था और काफ़ी लेटेस्ट भी है, तो हमें काफ़ी कुछ इसमें सीखने को भी मिलेगा। तो हम लोग जल्दी से इसको कर लेते हैं। और ये हमारा पेपर है असिस्टेंट प्रोफेसर का एमपी का। तो एमपी का असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम जो हुआ था अभी 2025 में एग्ज़ाम हुआ है। और ये एग्ज़ाम हुआ है 1 जून 2025 को। तो देख ही पा रहे हैं आप कि लेटेस्ट पेपर है। तो जो भी लेटेस्ट पेपर होते हैं वो वैसे भी हमेशा करने चाहिए जब तक आपको आपकी मंजिल नहीं मिल जाती है। तो उससे दो फ़ायदा होता है। एक तो आने वाले जो भी एग्ज़ाम होते हैं उसमें आपको ये पता चलता है कि क्या पॉसिबिलिटी है, क्वेश्चन का पैटर्न क्या है, कितना डीप पूछ रहा है, ये पता चलता है। दूसरा, आप अपने नॉलेज को टाइम टू टाइम टेस्ट भी करते रहते हैं कि हाँ, पुरानी चीज़ें मुझे रिकॉल हो पा रही हैं या नहीं। तो ये कुछ प्लस पॉइंट हैं हमारे लिए जो हमें किसी भी पेपर को करने से बेनिफिट होता है। तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगी जितने भी कॉम्पिटिटर हैं, जो भी किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यूजीसी नेट हो या फिर आपका सेट हो या फिर कोई भी हो, तो आप पेपर्स को लगाते रहें। तो चलिए हम लोग भी लगा लेते हैं। और हमारा पहला जो क्वेश्चन है इसमें आप देख ही पा रहे हैं एकदम डिफरेंट है, अभी तक कहीं भी नहीं आया है। तो ऐसे ही बहुत कुछ आपको डिफरेंट क्वेश्चंस मिलेंगे। तो हम लोग टाइम को यूटिलाइज़ करते हुए शुरू करते हैं, अपना पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो पहला इसमें पूछ रहा है कि जिस संस्कार में बच्चे के बाल पहली बार काटे जाएंगे, तो ऐसा कौन सा संस्कार होता है जिसमें बच्चे के बाल पहली बार काटे जाते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं। तो एकदम अलग पूछा गया है क्वेश्चन। इससे पहले तो जितने पेपर हमने कराए उनमें किसी में भी नहीं आया है। तो ये इसमें आप ये भी देखेंगे कि इसमें थोड़ा सोशियोलॉजी में भी जीएस पूछ लिया, और ऑलरेडी जीएस तो वहाँ है, लग ही गई है। उसके बाद भी आपको इसमें काफ़ी जीएस के क्वेश्चन मिलेंगे। तो काफ़ी थोड़ा टाइम ले सकता है क्योंकि एनालिटिकल पेपर है। अब पहले ही क्वेश्चन आप देख रहे हैं, तो इसमें पहली बार जब बाल काटे जाएंगे उस संस्कार को क्या कहते हैं। सीमांतोन्नयन, पुंसवन, जात कर्म या फिर चूड़ाकरण। तो उसको कहते हैं चूड़ाकरण। तो आप इसको लर्न कर लें, पहली बार बाल काटा जाएगा तो उसको कहते हैं चूड़ाकरण। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक समूहों की भौतिक विशेषता नहीं है। तो ये जरूर आपको देखना है, नहीं है पूछ रहा है या फिर है। तो पूछ रहा है प्राथमिक समूह प्राइमरी ग्रुप की कौन सी विशेषता नहीं है। तो प्राइमरी ग्रुप में समीपता होती है, लघुता होती है, संबंध की अवधि होती है। ये क्वेश्चन यूजीसी में भी कई बार आया है और कई जगह पूछा जा चुका है। तो इसमें इतना दिक्कत नहीं है कि ये सब तो होता ही है, लेकिन जो वृत्ति होती है वो नहीं होती है। तो वृत्ति जो है प्रोफेशन वो नहीं होता है। तो इसमें ऑप्शन डी जो है वो नहीं होगा, और ये है प्रोफेशन। तो ये नहीं होता है, तो इस वजह से ऑप्शन डी इसमें भी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुर्खीम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा धर्म का प्रमुख कार्य नहीं है। तो धर्म का कार्य क्या नहीं है। धर्म का कार्य सामाजिक एकजुटता तो होता है, सामाजिक नियंत्रण भी होता है, अर्थ एवं उद्देश्य भी प्रदान करता है, लेकिन आध्यात्मिक मुक्ति की बात धर्म नहीं करता है, उसमें मुक्ति की बात नहीं होगी। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक व्यवस्था में प्राकृतिक संसाधन और वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन निजी स्वामित्व में होते हैं। तो यहाँ पूछ रहा है निजी स्वामित्व की। तो किसमें निजी स्वामित्व होता है। तो निजी स्वामित्व होता है पूंजीवादी व्यवस्था में, समाजवादी, वैश्विक अर्थव्यवस्था या कल्याणकारी। तो ये तो आपको पता ही है, पूंजीवादी में ही होगा। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसने बताया कि युगल समूह। तो आंसर आप यहाँ से फाइंड करेंगे। युगल समूह का मतलब हो जाएगा डायड। ट्राइड तो अब आप समझ गए होंगे, डायड और ट्राइड की बात किसने की है। तो डायड और ट्राइड की जब बात होगी तो ऐसे ही आंसर आपको आसानी से मिल जाते हैं। तो हम यहाँ पे बता दें आपको बात हो रही है डायड की, तो अब आप समझ जाएंगे। तो जो डायड ग्रुप होता है उसमें सामाजिक अंतःक्रिया बड़े समूहों की तुलना में अधिक गहन होती है। तो गहन तो होगी ही, क्योंकि दो ही लोगों का समूह होगा, क्योंकि कोई भी सदस्य दूसरे का ध्यान किसी और के साथ साझा नहीं करते हैं। तो यहाँ पे बात हो रही, वैसे आपको सिर्फ डायड से ही पता चल गया, ये लोग तो इसकी बात करेंगे नहीं। कूले, समनर, मर्टन, जॉर्ज सिमल ही डायड और ट्राइड की बात करते हैं। तो ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सामाजिकरण का एजेंट नहीं है? तो सामाजिकरण का एजेंट कौन सा नहीं है वो हमको देखना है। तो परिवार तो एजेंट होता है, विद्यालय भी होता है, सहकर्मी भी होता है, लेकिन मौसम से क्या मतलब सामाजिकरण में? तो ऑप्शन डी हो जाए, मतलब 4 हो जाएगा, और केवल 4 लिखा हुआ है ऑप्शन डी पे, तो यहाँ भी ऑप्शन डी हो जाएगा। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, शब्द का तात्पर्य आजीवन सामाजिक अनुभव से है जिसके द्वारा व्यक्ति अपनी मानवीय क्षमता विकसित करेगा। तो व्यक्ति अपनी मानवीय क्षमता विकसित करता है और कल्चर को सीखता है, तो उसको हम क्या कहेंगे? तो यहाँ से आपको पता है कि व्यक्ति जब अपनी कल्चर को सीखता है तो उसे हम क्या कहते हैं, हम आपको बहुत अच्छे से समझा चुके हैं, आपको भी पता होगा, वो हो जाएगा सोशलाइजेशन। तो ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि सोशलाइजेशन में हम क्या करते हैं, अपने कल्चर को सीखते हैं। और ऐसे टर्म हम अपनी 2 मिनट जिस्ट में बता चुके हैं, सोशलाइजेशन, रीसोशलाइजेशन, एंटिसिपेटरी सोशलाइजेशन, डीसोशलाइजेशन। इन सभी का मीनिंग हमने विद एग्जाम्पल आपको समझा रखा है। तो अगर आपको कोई डाउट है तो आप वहाँ से जाके क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट है, स्वयं के विकास की प्रक्रिया में सामान्यकृत अन्य की अवधारणा किसने दी? तो हमने आपको ऑलरेडी जनरलाइज्ड अदर बहुत अच्छे से समझाया है, 2 मिनट जिस्ट में भी समझाया है, और हमने ऑलरेडी आपको मीट जब पढ़ाया तो उसमें भी बहुत अच्छे से समझाया है। तो हमने आंसर भी आपको बोल दिया कि किसने दिया, और आपको पता भी है कि जनरलाइज्ड अदर की बात कौन करते हैं, मीट करते हैं। जनरलाइज्ड अदर होता क्या है, अगर आपको बहुत ही अच्छे से जानना है इसका मीनिंग, एग्जाम्पल, या किसी को आप बताना चाहते हैं या इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, तो हमारे 2 मिनट की जो वीडियो आती है जिसमें हम मीनिंग बताते हैं वो ज़रूर देखें, वो आपको इंटरव्यू में काफ़ी हेल्प करेगी। जो जनरलाइज्ड अदर का मीनिंग हमने वहाँ बहुत अच्छे से समझाया है, लेकिन फिर भी आपको बता दें कि कुछ ऐसे होते हैं जिसका हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, और वो हमारे बहुत क्लोज़ होते हैं, मतलब हमारे बहुत ही जिनका गहरा प्रभाव पड़ता है, तो वो हमारे हो जाते हैं, जो हमारे लिए महत्वपूर्ण होते हैं, जिनकी मीनिंग हमारे लिए महत्वपूर्ण होती है, तो वो हो जाते हैं महत्वपूर्ण। यहाँ पे बात कर रहा है सामान्यीकरण, यानी जनरलाइज्ड अदर जो होते हैं वो हमारे मतलब डायरेक्टली रिलेटेड नहीं होते, हम उनको जानते नहीं होते हैं, लेकिन एटीट्यूड जो होता है वो किसका होता है, एंटायर टीम का होता है, ग्रुप का होता है, या कम्युनिटी का होता है, जो हमको डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्रभावित करते हैं, या उनके आइडिया से भी हम प्रभावित होते हैं। जैसे किसी भी हम टीम कोई भी ग्रुप है उसको हम जानते नहीं हैं पर्टिकुलर इन सभी को, लेकिन फिर भी इनके आइडियाज़ हमको प्रभावित करें, तो ये हो जाएगा जनरलाइज्ड अदर। और वो सिग्निफिकेंट अदर कब होगा? जैसे हमारे पेरेंट्स हो गए, हमारे भाई बहन हो गए, या फिर हमारे टीचर हो गए, जो हमारे बहुत ज़्यादा प्रभाव रखते हैं, जो उन लोगों का जो आइडिया होता है वो हमारा हो जाता है सिंबॉलिक सिग्निफिकेंट अदर। तो हमने बहुत अच्छे से वहाँ पे समझाया है, तो आप वहाँ पे भी जाके इसके मीनिंग को विद एग्जांपल बहुत अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको भी 1 वर्ड में किसी को आंसर करना, तो वहाँ से जाके एक बार लर्न कर लें, तो आपको बहुत ही बेनिफिट होगा। नेक्स्ट है हमारा जो क्वेश्चन वो है, कौन सा राधा कमल मुखर्जी द्वारा उल्लिखित सामाजिक पारिस्थितिकी के महत्वपूर्ण कार्य का हिस्सा नहीं है? तो सोशल इकोलॉजी का जो हिस्सा है वो नहीं है, इसमें पूछा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अनुकूलन, एकीकृत संबंध, संतुलन को मापना। तो ये सारी चीज़ें सोशल इकोलॉजी के जो कार्य हैं उसका हिस्सा है, लेकिन प्रत्यक्षवाद थोड़ा अलग है, तो ये उसका हिस्सा नहीं है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, ब्लूमर ने पहचाना। तो ब्लूमर को हमने बहुत ही अच्छे से बताया है, अपना जो भी सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म वाला पार्ट है उसमें अगर आपको कोई भी डाउट है तो ब्लूमर, गॉफमैन, इनको जाके अच्छे से देख सकते हैं। तो ब्लूमर को भी हमने पढ़ाया है, वहाँ पे बहुत अच्छे से बताया भी है। तो इसमें ये पूछ रहा है कि ब्लूमर ने पहचाना, यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझने की ज़रूरत है कि ये क्या पूछ रहा है, ऐसे तो आप इसमें कन्फ्यूज़ हो सकते हैं। तो इसका आंसर जो आयोग ने माना वो माना प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद के 4 बुनियादी सिद्धांत। तो अगर हम 4 बुनियादी सिद्धांत की बात करें, तो मैंने ये दोनों ही चीज़ें आपको इसमें अपने लेक्चर में समझाई। अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो समझ में आएगा, अगर ध्यान से नहीं देखा है तो जाके देख लेना, तो आपको और क्लियर हो जाएगा। फ़िलहाल मैं बता दूँ, जब वो 4 बुनियादी सिद्धांत आंसर मानते हैं तो उनके अकॉर्डिंग वो ये मान रहे हैं कि उन्होंने अपनी मेन जो थ्योरी दी उसमें क्या क्या बात की। तो वैसे तो जो 4 बातें इन्होंने बताई, अगर हम इसको ध्यान में रखें तो वो एक तो इंटरप्रिटेटिव की बात करते हैं, वो हो गया।
तो एक ये हमारा हो गया। सबसे पहले जो इनके लेक्चर में मेन चीज़ है वो यही है, इंटरप्रिटेशन ही सबसे ज़्यादा मेन है, इसी पे इनका लेक्चर ही बेस है। तो एक तो ये हो गया। दूसरी उन्होंने जो बात की है वो सबसे ज़्यादा वो 3 जो बेसिक उन्होंने प्रीमाइसेस बताए हैं वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो हमने ये भी आपको बहुत ही अच्छे से डिटेल में बताया है कि क्या होता है 3 इम्पॉर्टेंट प्रीमाइसेस, यानी जो 3 आधार वाक्य बताए हैं वो इनके लेक्चर का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल बनता है। तो अगर हम वैसे देखें तो अगर प्रीमाइसेस की बात होगी आधार वाक्य की, तो यहाँ पे आंसर होना चाहिए 3 बुनियादी सिद्धांत। और अगर आप इसको डायरेक्टली गूगल पे डाल के भी देखेंगे तो इसका आंसर आएगा 3 बुनियादी सिद्धांत। पर यहाँ बात कर रहा है बुनियादी सिद्धांत की, ना कि बात कर रहा है कि वो क्या कह रहे थे हम, हाँ, ना कि ये बात कर रहा है आधार वाक्य की। तो इन्होंने आधार वाक्य जो बताए हैं वो बताए हैं 3, ठीक है। तो क्योंकि हम इस पर सवाल कर सकते हैं कि इसका आंसर 3 होना चाहिए। तो अगर हम 4 के अकॉर्डिंग देखेंगे तो अभी हम वो आपको समझा रहे हैं। 4 के अकॉर्डिंग देखेंगे तो पहले नंबर पे इंटरप्रिटेटिव की बात करते हैं, दूसरे नंबर पे 3 प्रीमाइसेस बताते हैं, और तीसरे नंबर पे वो बताते हैं स्ट्रक्चर, जो कि हम अपने लेक्चर में भी चारों ही चीज़ आपको पढ़ाए हैं। स्ट्रक्चर एंड प्रोसेस की बात करते हैं। उसके बाद जो उन्होंने चौथे नंबर पे बात की, जो इम्पोर्टेंट इनकी थ्योरी का बेस रहा, वो मेथडोलॉजी रहा। तो मैंने आपको बताया कि इस तरह से उन्होंने 4 इम्पोर्टेंट चीज़ों की जो बात की वो स्क्रीन पे आप सामने देख पा रहे हैं, ये 4 इम्पोर्टेंट चीज़ें। कन्फ्यूज़न जो इसमें लेकर हो रहा है तो वो ये होगा कि 3 आधार वाक्य जो उन्होंने बताया, 3 प्रीमाइसेस की अगर हम बात करें तो वो हम इधर तीनों बता दें आपको, कि हमने आपको अपने लेक्चर में भी बताया, वहाँ जाके आप एकदम क्लियर कर सकते हैं। तो 3 प्रीमाइसेस कौन कौन से हैं? एक तो हो गया, पहला है मीनिंग। तो सबसे पहले नंबर पे वो बात करते हैं कि मीनिंग होना चाहिए, किसी भी चीज़ का अर्थ होना चाहिए, तभी वो अच्छा रहेगा। उसके बाद उन्होंने जो बात की वो उसमें वो बात करते हैं कि मीनिंग का सोर्स, यानी सोर्सेज ऑफ मीनिंग की भी बात करते हैं कि किस तरह से उसका स्रोत क्या है, मीनिंग का स्रोत आया कहाँ से, वो उसकी बात करते हैं। उसके बाद जब वो बात करते हैं लास्ट नंबर पे, तो वो बात करते हैं रोल, उसका जो भूमिका है किसी भी मीनिंग की वो क्या है। तो रोल ऑफ मीनिंग की जो बात करते हैं, ये 3 प्रीमाइसेस हैं उनके। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि क्या उन्होंने 3 बताया और क्या 4 बताया। तो आपको कन्फ्यूज़न बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि आंसर इन्होंने माना है 4। तो प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद के 4 बुनियादी सिद्धांत। तो अगर सिद्धांत हम देखेंगे, क्योंकि सिद्धांत की जब ये बात करते हैं तो इस सिद्धांत को भी इन्होंने टीनेट्स बताया है, टीनेट्स। और अगर हम इसको ऐसे देखेंगे तो सिद्धांत में ये 4 चीज़ें, मतलब इनका जो पूरा सिद्धांत बना उसमें ये 4 चीज़ें जो हमने आपको बताई इसको मिलाकर बना। और अगर प्रीमाइसेस पूछेगा, आधार वाक्य पूछेगा, तो वो हो जाएगा 3। तो इतना ज़्यादा हमने डिटेलिंग क्यों की? ताकि आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि 3 और 4 में ही कंफ्यूजन होता है और वो एकदम क्लियर पता होना चाहिए। आयोग ने आंसर माना इसका सी, मतलब 4 बुनियादी सिद्धांत, वो चारों चीज़ें हमने आपको डिस्कस की। अगर आप 4 को ध्यान में रखेंगे तो इसका मतलब ये पूछ रहा है। और अगर आप 3 माने, जैसे कि आप इसको देखेंगे तो इसका आंसर बहुत जगह 3 भी आ रहा है, तो उसका मतलब ये हो जाएगा, ये जो प्रीमाइसेस हैं वो 3 हैं। और अगर ये पूरी टोटल थ्योरी की बात होगी तो उसमें 4 चीज़ों की बात की। तो हमने इसलिए आपको पूरी चीज़ें बता दी कि आयोग के अकॉर्डिंग, अगर आंसर के अकॉर्डिंग आप चलेंगे तो 4 चीज़ें कौन सी हैं, और वैसे जो 3 आधार वाक्य हैं वो 3 कौन से हैं। तो हमने तीनों चीज़ें आपको बता दी ताकि आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो, और करेक्ट आंसर बता दिया। आयोग ने ये माना है। वैसे ज़्यादातर जो कन्फ्यूज़न हो रहा था वो 3 को लेकर हो रहा था, तो 3 उनके प्रीमाइसेस हैं, आधार वाक्य हैं। क्लियर हो गया? कोई कन्फ्यूज़न ना रहे तो आप लोग हमारे लेक्चर को जाके देख लेना, तो वहाँ से जितने भी डाउट हैं क्लियर हो जाएंगे। एम.एन. श्रीनिवास ने सामाजिक संरचना की अवधारणा किससे सीखी? तो जो श्रीनिवास हैं उन्होंने, एम.एन. श्रीनिवास ने जो सोशल स्ट्रक्चर की अवधारणा सीखी है वो सीखी है ब्राउन से। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 1930 में अम्बेडकर ने कौन सा महत्वपूर्ण आंदोलन शुरू किया? तो 1930 में अम्बेडकर ने कौन सा महत्वपूर्ण आंदोलन शुरू किया था? वो शुरू किया था दलित अधिकारों के लिए मंदिर प्रवेश सत्याग्रह, या फिर पृथक निर्वाचन क्षेत्रों के लिए अभियान, या श्रम अधिकारों और सामाजिक न्याय की मांग, अस्पृश्यता उन्मूलन के लिए हरिजन आंदोलन। तो उन्होंने 1930 में दलित अधिकारों के लिए मंदिर प्रवेश सत्याग्रह शुरू किया था। तो एकदम अलग ही क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ये थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। नेक्स्ट है जो सरप्लस वैल्यू है वो पूछ रहा है। सरप्लस वैल्यू क्या है? तो ये
विशेष सामाजिक संबंध और प्रभुत्व का रूप है, या पूंजीपति द्वारा निवेश से अर्जित लाभ। तो यहाँ क्या कह रहे हैं, निवेश से अर्जित लाभ, तो जितना उसने खर्च किया उससे उसको लाभ मिल रहा है इसमें, तो ये तो होगा नहीं। किसी पूंजीवादी उद्यम की कुल आय, टोटल इनकम से मतलब होता नहीं है। श्रमिकों को जीवन निर्वाह स्तर से अधिक दी जाने वाली मजदूरी, तो क्या अधिक देते हैं मजदूरी, तो सरप्लस वैल्यू तो होगी नहीं। तो इसका मतलब है जो वो उस पर डोमिनेंस करते हैं, विशेष सामाजिक संबंध और प्रभुत्व का रूप, मतलब तुम्हें इतने घंटे काम करने, जितना वो एक्स्ट्रा काम करवा रहे हैं वही सरप्लस वैल्यू है। तो ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वैज्ञानिक शोध का प्रथम चरण क्या होता है। तो साइंटिफिक रिसर्च का पहला स्टेप क्या होता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले कोई भी प्रॉब्लम जो होती है उसको हम देखते हैं, उसका जो भी स्पष्टीकरण होता है वो करते हैं। तो सबसे पहला हमारा नंबर हो जाएगा ऑप्शन 2, डिफाइनिंग द रिसर्च प्रॉब्लम, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। रिसर्च प्रॉब्लम को डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट है मानव चेतना, स्वामित्व और क्रिया का विशिष्ट समाजशास्त्रीय विवरण किसने प्रस्तुत किया। तो जो मानव चेतना है तो उसको यहाँ पे हम देख लें, स्वतंत्र का मतलब है जो सेल्फ हुड है उसकी और एक्शन की बात कौन करता है। तो अब आप समझ पा रहे होंगे सेल्फ से कि सेल्फ की बात कौन करते हैं। तो इस तरह से कई बार जब इंग्लिश पता रहती है तो आंसर बहुत आसानी से मिल जाता है। तो अब आप समझ ही गए होंगे माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी से कि किसका है, कुछ बताने की नीड नहीं है। तो हर्बर्ट मीड हो जाएगा, ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, वेबर कितने प्रकार की सामाजिक क्रियाओं की पहचान करते हैं। तो ये भी सभी को पता है, उन्होंने 4 प्रकार की सामाजिक क्रिया बताई है। ठीक है, तो ये भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट है थ्योरी ऑफ सोशल स्ट्रक्चर। थ्योरी ऑफ सोशल स्ट्रक्चर के लेखक कौन है। तो स्ट्रक्चर थ्योरी ऑफ सोशल स्ट्रक्चर के लेखक ब्राउन, स्पेंसर, ये लोग तो है नहीं, मर्टन भी नहीं है, और ये होंगे ऑप्शन सी नेडल हो जाएंगे। साक्षात्कार पारस्परिक विचार विमर्श की प्रक्रिया है, यानी जो इंटरव्यू है वो एक प्रोसेस है किसका, इंटरेक्शन का। इंटरव्यू इज़ अ प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शन। तो ये किसने कहा है, बहुत ही अच्छी डेफिनेशन है, इज़ अ प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शन। और ये पूछा जा सकता है कई बार, अभी तक मैंने देखा है, आया हुआ है, क्वेश्चन रिपीटेड है। तो इसमें एमन बसु तो आमने सामने की प्रक्रिया बोलते हैं मिलन की, और ये लोग, इन लोगों का भी अलग आइडिया है। तो ये कहते हैं गुड एंड हार्ट। ऑप्शन जो डी है वो कहते हैं इंटरव्यू इज़ अ प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शन। तो इंटरव्यू तो एक तरह से इंटरेक्शन ही होता है। तो हमें जब हम इंटरव्यू देने जाएंगे तो गुड एंड हार्ट की डेफिनेशन याद रखनी है, इंटरव्यू इज़ अ प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शन। इंटरेक्शन करेंगे, इतना हमने फोकस इसलिए किया कि आपको लर्न हो जाए अच्छे से। ठीक है, जब भी किसी से इंटरव्यू करेंगे गुड एंड हार्ट की बात याद रखेंगे कि इंटरेक्शन करना है हमें अच्छे से। ठीक है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है मजदूर मंजिल नामक जो मॉडल है उसको उसका विकास किसने किया है। तो यहाँ पे क्या इम्पोर्टेंट है, मजदूर मंजिल नामक परियोजना का विकास किसने किया। तो ये अंबेडकर, गांधी, नेहरू, इन लोग को हम लोग पढ़े रहते हैं, SK डे को ज़्यादा नहीं पढ़े रहते हैं। तो कई बार क्वेश्चन ऐसे भी सही हो जाता है कि इनको तो हम ज़्यादा जानते नहीं, जो पूछा है वो भी हम ज़्यादा जानते नहीं, तो उसी को मिला दो। पर ये हमेशा नहीं सही होता है, हमेशा ऐसा मत करना, थोड़ा दिमाग लगा लेना, लेकिन जब आपको कुछ समझना है तो आप ये कर सकते हो। नेक्स्ट है ग्रामीण एवं शहरी समुदायों के मध्य संबंध क्या कहलाता है। ये तो बहुत आसानी से पता ही होगा, जब दोनों को मिला के देंगे तो रूरल अर्बन कंटिन्यूम हो जाएगा, ग्रामीण नगरी सातत्य हो जाएगा, ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। ग्रामीण समाजशास्त्र के अध्ययन के लिए कौन से महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं। तो रूरल सोशियोलॉजी के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र कौन से हैं वो आपको देखना है। तो रूरल सोशियोलॉजी किस पे फोकस करता है, आदिवासी, वन और ग्रामीण लोगों का अध्ययन करता है। भूमि एवं कृषि से संबंधित समस्याएं एवं संरचनाओं की बात करेगा। ग्रामीण जीवन पर प्रौद्योगिकी का प्रभाव भी देखेगा। झुग्गीवासी द्वारा सामना की जाने वाली समस्या और चुनौतियाँ। तो झुग्गीवासी वहाँ, ये तो स्लम एरिया की बात हो जाएगी, तो इस वजह से ये उसमें नहीं आएगा। तो ऑप्शन 1, 2 एंड 3 करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा 1793 में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा शुरू की गई स्थायी भूमि बंदोबस्त प्रणाली का प्रत्यक्ष परिणाम नहीं था। तो एक तो वो 1793 की बात कर रहा है, उसमें
स्थायी भूमि बंदोबस्त प्रणाली का प्रत्यक्ष परिणाम डायरेक्ट परिणाम पूछ रहा है, नहीं था। तो क्या नहीं था डायरेक्ट परिणाम? तो डायरेक्ट नहीं था। एक विशिष्ट किराएदार वर्ग का उदय, इसकी बात तो थी। जमींदारों को भूस्वामियों के रूप में स्थापित करना भी था। सीमांत एवं भूमिहीन किसानों के बीच अधिशेष भूमि वितरित करने के लिए भूमि सीमा लागू करना। तो यहाँ पे बात कर रहा है भूमि सीमा लागू करना, तो ये उसमें नहीं था। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आर्थिक असमानताओं को जन्म देने वाला एक विशिष्ट सामाजिक पदानुक्रम भी था। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। और बहुत ही क्वेश्चंस ऐसे पूछे गए हैं जो जीएस के क्वेश्चंस हैं इस पोर्शन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ग्रामीण समाज में ग्राहक संरक्षक दैती संबंध का वर्णन करने के लिए जजमानी शब्द प्रणाली शब्द किसने गढ़ा? तो ये तो पता ही है, जजमानी सिस्टम, विलियम वाजर। इसमें क्या बताना? कृषि आधारित सामाजिक संरचना की मुख्य विशेषता क्या है? तो कृषि आधारित सामाजिक संरचना की जो मुख्य विशेषता है वो है भूस्वामित्व एवं कृषि पर आधारित हायरार्की। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये सब कृषि की बात ही नहीं कर रहे हैं, तो इसमें कुछ सोचना ही नहीं। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पंचायती राज प्रणाली का एक प्रमुख कार्य है? तो पंचायती राज प्रणाली का प्रमुख कार्य पूछ रहा है, कौन सा है? तो वो देख लेते हैं। संसदीय चुनाव कराना, कानून और व्यवस्था बनाए रखना, ग्रामीण विकास एवं स्थानीय शासन, रक्षा एवं राष्ट्रीय सुरक्षा। तो यहाँ पे पंचायती राज की बात हो रही है। पंचायती राज तो बात करेगी ग्रामीण विकास एवं स्थानीय शासन की। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। कौन सा संवैधानिक संशोधन अधिनियम ग्राम सभा को पंचायती राज की आधारशिला बनाता है? तो ये तो सभी को पता ही है। पंचायती राज की बात कौन से अधिनियम में होती है? 73वें संविधान संशोधन 1992 का। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 1917 के चंपारण आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो एक तो ये तो पता ही है, चंपारण आंदोलन 1917, इसका मुख्य कारण क्या था? तो इसका कारण ये था, जो नील की जबरन खेती कराई जा रही थी वो उसी की वजह से हुआ था। तो ऑप्शन ए ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है स्त्रीकृत नमूनाकृत कोड सबसे प्रभावित तब होता है जब 3 शर्तें पूरी होती हैं। इसमें से कौन सी शर्त गलत है? तो हमें देखना है स्त्रीकृत नमूना की दृष्टिकोण से कौन सा गलत है, उसकी शर्त में कौन सा गलत है, ये देखना है। तो स्त्रों में परिवर्तनशीलता अधिकतम होती है, अधिकतम तो होगी तब करेंगे, और या फिर परिवर्तनशीलता न्यूनतम होगी तब करेंगे। लेकिन स्त्रों में जो परिवर्तनशीलता होगी वो स्थिर होगी। स्थिर होगी तो कैसे करेंगे? तो ये शर्त गलत है, स्थिर होगी ये नहीं बात सही है। वे चर जिन पर जनसंख्या स्त्रीकृत होती है वांछित आश्रित चर के साथ दृढ़ता से सहसंबंधित होते हैं। तो ये सारी शर्तें सही हैं, लेकिन स्थिर नहीं होगी, ये वाली शर्त गलत है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है अंतर्वस्तु विश्लेषण संचार की प्रकट सामग्री के वस्तुनिष्ठ व्यवस्थित और मात्रात्मक वर्णन के लिए एक शोध तकनीक है। ये किसने कहा है? तो कंटेंट एनालिसिस की बात हो रही है, और यहाँ पे ऑप्शन जो दिए उसमें और कोई है नहीं, तो बेरेल्सन की ही बात है। तो ऑप्शन आप डायरेक्ट बी लगा दीजिए, कुछ भी सोचना नहीं है। नेक्स्ट है बड़े डेटा सेट को संभालने के लिए मीट्रिक बहुआयामी स्केलिंग में आमतौर पर किस टेक्निक का यूज़ किया जाता है? बड़े डेटा सेट को संभालने के लिए मीट्रिक बहुआयामी स्केलिंग में आमतौर पर जिस टेक्निक का यूज़ किया जाता है उसका नाम है गुडनेस ऑफ फिल्टरिंग, फिट फिल्टरिंग, गुडनेस ऑफ फिट फिल्टरिंग। तो भाई बड़े डेटा सेट की बात हो रही है और उसमें गुडनेस ऑफ फिट फिल्टरिंग लगाना है। तो ऐसे करके लर्न करें कुछ, तभी लर्न हो पाएगा। फिट फिल्टरिंग करना है, तो ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। और फिर है क्लस्टरिंग की उत्पत्ति किस विषय में जुबिन और ट्रेओन ने की? तो एक तो आपको ये पता चला क्लस्टरिंग की उत्पत्ति कहीं पूछ ले किसने की, तो जुबिन और ट्रेओन ने की। तो सबसे पहली बात तो यही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो गया कि क्लस्टरिंग शब्द की उत्पत्ति किसने की है? जुबिन और ट्रेओन ने, क्योंकि ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, अगर आप लोग ध्यान नहीं देंगे तो यही मिस्टेक हो जाएगी। तो ये आपने सीखा। अब कौन से सब्जेक्ट में सबसे पहले क्लस्टरिंग की बात हुई? तो साइकोलॉजी, अकाउंट, सोशोलॉजी या हिस्ट्री। तो इसमें होती तो हमें पता ही होता, तो इनमें तो हुई नहीं, इनमें दोनों में डाउट हो सकता है। तो ये हुआ है साइकोलॉजी में, तो ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। की किसने? जुबिन और ट्रेओन ने।
सर्वे जो डिस्ट्रीब्यूशन की बात होगी उसके सबसे सस्ती और प्रभावी मेथड कौन सी है? तो सर्वे में सबसे सस्ता और प्रभावी क्या होगा? पर्सनल इंटरव्यू करेंगे, टाइम टेकिंग होगा, वहाँ जाके बातचीत करो, फिर जो भी ऑटो रिक्शा है उसका खर्चा लगाओ या फिर पेट्रोल खर्च करो वगैरह वगैरह। तो ये तो सबसे प्रभावी नहीं होगी। ग्रुप इंटरव्यू में क्या होगा, पता नहीं कोई सही बता पा रहा है कि नहीं बता पा रहा है, दूसरा सुन रहा है तो वो शर्मा जा रहे हैं तो बात ही नहीं सही से कर पा रहे हैं, तो ये भी नहीं हुआ। टेलीफोनिक में तो उनका जो भी मन होगा वो पता नहीं बात कर रहे हैं, उठा रहे हैं या कोई और ही बोल के बात कर दे रहा है, तो ये भी नहीं हुआ। ईमेल में क्या आपने भेजा, उनके पास जब टाइम हुआ तब उन्होंने सोच समझ के जो उनका मन हुआ वो लिख दिया। तो ये है सबसे सस्ती और सबसे प्रभावी मेथड। तो ईमेल सर्वे सबसे अच्छा हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सी सैंपल आकार के आवंटन का निर्णय लेने की विधि नहीं है? तो सैंपल आकार के जो आवंटन है उसके लिए निर्णय लेने की विधि कौन सी नहीं है? तो जो असमान आवंटन है, यानी जो इक्वल नहीं होगा, वो आवंटन जो है वो उसके निर्णय लेने की सही विधि नहीं होगी। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये ठीक नहीं है। और कई बार इसमें इसलिए समझ में नहीं आता है क्योंकि इसकी हिंदी बहुत अजीब होती है। तो इसका मतलब है अनइक्वल अलोकेशन, अनइक्वल, और इसका है प्रोपोर्शनल, और नियमन का नियमन, और इसका हो जाएगा ऑप्टिमम। ठीक है। नेक्स्ट है, में पूर्व निर्धारित प्रश्नों की सूची होती है जिनके उत्तर भरने के लिए उत्तरदाता से कहा जाता है। तो उत्तर किसमें पूर्व निर्धारित प्रश्नों की सूची है और उत्तर कौन भरेगा? उत्तरदाता भरेगा। तो जिनके उत्तर भरने के लिए उत्तरदाता से कहा जाता है, तो पूर्व निर्धारित प्रश्नों की सूची है तो वो क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर तो आपको समझ में आ ही गया होगा, क्योंकि उत्तरदाता भरेगा। अनुसूची कौन फिल करता है? जो रिसर्चर होता है वो। साक्षात्कार पता ही चल गया आपका, ग्रुप डिस्कशन होगा नहीं, प्रश्नावली ही उत्तरदाता भरता है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, विलियम जो वाइट थे, उन्होंने जो स्ट्रीट कॉर्नर सोसाइटी जो अपना वो किया था, द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ एन इटालियन स्लम, वो किसका उदाहरण है? तो स्ट्रीट कॉर्नर सोसाइटी में आप जानते हैं उन्होंने पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन की बात की थी, तो ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे आपको ये पता चल रहा है स्ट्रीट कॉर्नर सोसाइटी में जो उन्होंने स्टडी की वो कहाँ की इटालियन स्लम की थी। क्या पता ये पूछ ले, अब ये तो हम लोग को पता रहता है, स्ट्रीट कॉर्नर सोसाइटी की बात की, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन की बात की, ये भी पता है, लेकिन कई बार हाईलाइट नहीं हो पाता कि कहाँ का काम किया है, ये भी पूछने लगे। तो ये इटालियन स्लम पे इनका काम था, यहाँ से ये आपको एक इम्पॉर्टेंट की पॉइंट पता चला। तो जब भी आप क्वेश्चन करें सिर्फ नॉर्मली ऐसे देख के तुरंत ना फिल करें, ये भी देख लें कि क्या हमारे लिए क्या बेनिफिशियल है। जैसे हमने आपको एक की पॉइंट इम्पॉर्टेंट हाईलाइट करा है, इटालियन स्लम याद रखना है, विलियम वाइट। नेक्स्ट है, घटनात्मक मूल्यांकन अध्ययन में कितने चरण होते हैं? तो यहाँ पे पूछ रहा है जो एक्स पोस्ट फैक्टो होता है उसका, एक्स पोस्ट फैक्टो एवोल्यूशन स्टडी में कितने स्टेप होते हैं? तो इसमें जो मेनली स्टेप जो रिसर्च में रहते हैं मेनली 7, तो वही 7 ही इसमें भी बताए गए हैं, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, सेकेंडरी डेटा के बारे में कौन सा गलत है? तो गलत वाला देखना है, ये विभिन्न वर्गों के बीच तुलना को सुगम बनाएगा, ये तो ठीक है। ये पाठ्य रिपोर्टों की तुलना में अधिक स्थान लेता है, तो सेकेंडरी डेटा में क्या है, ये पाठ्य रिपोर्ट की तुलना में अधिक स्थान घेरता है, तो अधिक स्थान घेरता है ये वाला सही नहीं है। ये आसान संदर्भ को सक्षम बनाता है, क्योंकि इसका मतलब है ये जो रेफरेंसेस हैं उनको इजी बनाता है, और ये विश्लेषण और विवेचन को आसान बनाता है, ये भी ठीक है। लेकिन ये जो टेक्सटुअल रिपोर्ट जो पाठ्य रिपोर्ट की तुलना में अधिक स्थान नहीं घेरता है, ये सेकेंडरी डेटा के बारे में गलत है, तो ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में कुपोषण को दूर करने के लिए समर्पित राज्य स्तरीय मिशन का क्या नाम है? तो एमपी में जो कुपोषण को दूर करने के लिए समर्पित राज्य स्तरीय मिशन जो बना था उसका नाम था राजमाता जियाऊ मातृ शिशु स्वास्थ्य पोषण मिशन, मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान, अटल बाल आरोग्य एवं पोषण मिशन, MBM के नाम से जो जाना जाता है, या राष्ट्रीय पोषण मिशन।
तो मैंने ऑलरेडी हाईलाइट कर दिया, आप भी समझ गए होंगे। अटल बाल आरोग्य एवं पोषण मिशन MBM जो है वो राज्य स्तरीय मिशन के नाम से मध्य प्रदेश में कुपोषण को दूर करने के लिए जाना जाता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। मध्य प्रदेश सरकार किस वर्ष तक सुपोषित मध्य प्रदेश के विजन को प्राप्त करने का लक्ष्य रखती है? तो आप देख रहे हैं इसमें जीएस भी पूछ लिया, जबकि जीएस के ऑलरेडी 50 क्वेश्चन पूछता है, फिर भी इधर भी जीएस डाल दिया। तो एमपी गवर्नमेंट की किस वर्ष तक सुपोषित मध्य प्रदेश के विजन को प्राप्त करने का लक्ष्य रखती है? तो वो है 2030 यानी 2030 तक सुपोषित मध्य प्रदेश के विजन को प्राप्त करने का लक्ष्य रखती है। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने पोषण के लिए संयुक्त राष्ट्र दशक 2016-25 का दावा कब किया था? तो यहाँ पे बात हो रही है संयुक्त राष्ट्र दशक जो है 2016 से 25 का दावा कब किया गया। अब 2016 से जब स्टार्ट ही है तो और इसमें कन्फ्यूज़न की क्या बात है? ऑप्शन तो यही बन रहा है 1 अप्रैल 2016 से ही बात की गई होगी, क्योंकि और तो है ही नहीं, तो इस वजह से ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। स्वामित्व योजना के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी किस मंत्रालय की है? तो स्वामित्व योजना के क्रियान्वयन की जो जिम्मेदारी है वो है पंचायती राज मंत्रालय की। तो ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। आप देख रहे हैं लगातार जीएस पूछा जा रहा है। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना आधिकारिक रूप से कब घोषित की गई? तो ये तो ऐसे भी नॉर्मली कहीं भी पूछा जा सकता है। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना जो शुरू की गई थी वो शुरू की गई थी 28 जनवरी 2023 से। और पीजीटी में के लिए ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि उसमें भी योजना 1-2 पूछ ही लेता है। जैसे लास्ट टाइम 2020 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आई थिंक पूछी गई थी। तो आप ये भी लर्न कर लो, क्या पता मेरे माइंड में आ गया, रिपीट हो जाए कहीं। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना जो बनी वो बनी 28 जनवरी 2023 को। ओके, नेक्स्ट है मध्य प्रदेश के लोक सेवा गारंटी अधिनियम को संयुक्त राष्ट्र से कौन सा प्रतिष्ठित पुरस्कार मिला? तो यहाँ भी जीएससी अभी चल रहा है। तो जो मध्य प्रदेश को लोक सेवा गारंटी अधिनियम जो मिला था वो 2012 में मिला था, UNPSA अवार्ड 2012। तो ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है पद्मश्री से सम्मानित सैली होलकर ने किस क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान किया? सैली होलकर पद्मश्री से सम्मानित हैं। उन्होंने किस क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दिया है? तो वो उन्होंने महिला सशक्तिकरण, गरीबी उन्मूलन और सामाजिक उद्यमिता के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया है। तो ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, क्या पता रिपीट हो जाए। सैली होलकर, तो महिला सशक्तिकरण, गरीबी उन्मूलन और सामाजिक उद्यमिता के क्षेत्र में इन्होंने काम किया है। नेक्स्ट है गोंड जनजाति के 7 देवता के क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? बहुत ही डिफरेंट क्वेश्चन है, अभी तक कहीं भी नहीं आया है। तो गोंड ट्राइब जो है उसके 7 देवता के गोत्र को किस नाम से जाना जाता है? तो उसके 7 देवता के गोत्र को जाना जाता है धुरवा के नाम से जाना जाता है। तो आपको धुरवा को याद करना है। और ये क्वेश्चन कहीं भी आया नहीं, बहुत ही अंदर से है, ट्राइबल स्टडीज़ से क्वेश्चन आया हुआ है, तो बहुत ही यूनिक है। तो आपको अभी के अभी लर्न करना है, जो 7 देवता हैं उनके गोत्र को धुरवा के नाम से जाना जाएगा। ओके, नेक्स्ट है बैगा जनजाति के लारू काज अनुष्ठान में, एक तो ये पूछ लेगा कि जो लारू काज अनुष्ठान है वो कहाँ होता है? तो बैगा जनजाति में होता है। एकदम डिफरेंट है, कहीं मिलेगा नहीं, कहीं आया नहीं। और ट्राइबल स्टडीज़ इतना कोई पढ़ता भी नहीं जो किसी को पता हो, तो सभी के लिए ये क्वेश्चन नया रहने वाला है। तो इसको अभी के अभी लर्न करिए, बाद में हमको पता है कि आप ना रिपीट करेंगे ना रिवीजन करेंगे और फिर मिस्टेक हो जाती है। तो अगर आप यहाँ तक वीडियो को देखे हैं और कर रहे हैं तो डेफिनेटली इस क्वेश्चन को याद करना आपका कर्तव्य बनता है। और आप अभी के अभी लर्न करिए। लारू काज अनुष्ठान बैगा ट्राइब में पाया जाता है। इसमें फुलेरा है वो किसे संदर्भित करता है? तो अब आपको देखना है फुलेरा किसको संबंधित करता है। कलाई पर बांधा जाने वाला पवित्र धागा, बीमार व्यक्ति द्वारा बनाई गई बेल पत्रियों की गठरी, या समारोह में प्रयुक्त एक विशेष लकड़ी का दंड, या देवी देवताओं का प्रतिनिधित्व करने वाली मिट्टी की मूर्ति। तो बहुत ही डिफरेंट क्वेश्चन है, मुझे नहीं लगता कोई इसको कर भी पाएगा क्योंकि एकदम अलग है।
और बैगा ट्राइब में लारू काज अनुष्ठान में जो फुलेरा है उसका मतलब है बीमार व्यक्ति द्वारा बनाई गई बेल पत्तियों की गठरी, एकदम डिफरेंट है। और इसको लर्न कैसे करेंगे, जैसे फुलेरा है ना, तो अब हम इसको ट्रिक के माध्यम से आपको बता रहे हैं। फुलेरा का मतलब फूल से ले लेते हैं, जैसे फूल है, बेल है, पत्ती है, ये सब, इस सब को लेकर तो बीमार व्यक्ति द्वारा ये जो फूल, बेल, पत्ती, इन सब को लेकर जो गठरी बनाएंगे उसका मतलब है फुलेरा। याद हो गया। और ये कौन से जनजाति में पाया जाता है, बैगा जनजाति में। और इसका अनुष्ठान क्या है, इसमें होता है लारू काज। तो 3 क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर हो रहे हैं, अगर आप देख रहे हैं तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। आ गया तो फिर इसको गलत नहीं करना है, और कोई अगर नहीं यहाँ पढ़ा है तो वो सही कर भी नहीं पाएगा। तो चलिए, हमने डिस्कशन भी किया, कोशिश की कि आप लर्न कर लें। अब आप लर्न करते हैं या नहीं, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। नेक्स्ट है, कौन विश्वास करता था कि बच्चा होने का निर्णय 3 चरों यानी जोड़ों की प्राथमिकताएं, इसकी कीमत, व्यवस्था, इसके संसाधनों का प्रकार है। तो ये कौन विश्वास करता था, जिसमें इन्होंने बच्चे होने के निर्णय के 3 चर बताए हैं। तो स्पेंगलर हैं, गुइलार्ड हैं, किंग्सले डेविस हैं या आशीष बोस हैं। तो ये हैं एकदम अलग है, ये भी जोसेफ स्पेंगलर ने बात करी। 3 चर बताएं, जोड़ों की प्राथमिकता, इसकी कीमत, व्यवस्था और इसके संसाधनों का प्रकार है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम 1971 जो था वो कब लागू हुआ, तो ये यूजीसी नेट में आया हुआ क्वेश्चन है। और ये लागू हुआ 1 अप्रैल 1972 को, क्योंकि 71 का तो है ही, 1 साल के बाद 1 अप्रैल 1972 को लागू हुआ। तो ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, 1971 से 1921 तक भारत की वृद्धि दर में क्या चेंज आया। तो 1971 से 21 तक भारत की जनसंख्या वृद्धि में ये चेंज आया कि जो 1.1 से बढ़कर 2.2 हो गई, या स्थिर रही, या घटकर 2.2 से घटकर 1.1 हो गई, या फिर 0.58 से बढ़कर 1.1 हो गई। तो ये हमारा है 2.2 से घटकर 1.1 हो गई, क्योंकि इन सब में बढ़ने की बात हो रही है, और बढ़ी तो है नहीं और स्थिर भी नहीं रही, तो क्या हुई, घटी है। तो 2.2, अगर आपको परसेंटेज नहीं भी पता होगा तो भी आप यहाँ से कर सकते थे कि घटी है। तो 2.2% से लेकर घटकर 1.1 हो गई। तो ये हमारा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन सी करेक्ट। और नेक्स्ट है, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के कितने सामाजिक आर्थिक जो लक्ष्य हैं उनकी रूपरेखा बनाई गई। तो राष्ट्रीय जनसंख्या नीति जो 2000 थी, उसके जो सामाजिक आर्थिक लक्ष्य की रूपरेखा बनाई गई थी वो थे 3, 6, 9 या 12। तो वो थे 12। तो ऑप्शन जो डी है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। और इस तरह से हमने बहुत ही एनालिटिकल क्वेश्चंस किए, बहुत ही डिफरेंट क्वेश्चन किए। और इस पार्ट में हम 50 क्वेश्चंस को ही करते हैं, क्योंकि अगर ज़्यादा करेंगे तो आप भी बोर हो जाएंगे और आप भी जितने क्वेश्चन किए हैं उनको लर्न भी नहीं कर पाएंगे। तो हम अभी इस पार्ट को यहीं पे करते हैं कंक्लूड। और इसमें जितने भी क्वेश्चन आए हैं उसमें जो भी इम्पोर्टेंट है उनको रिवाइज़ करके नोट कर लीजिए, जब तक लर्न ना हो जाए उनको रिविज़न करते रहिए, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं है वीडियो देखने का। और हमको लगता है हमने जो 50 क्वेश्चन किए हैं उसमें से 25 तो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है ही। तो जब आधे क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट हैं तो आप उनको फटाफट नोट करके ये काम कर लीजिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।